हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों हमारा एसएस पार्ट 2 का जो पेपर नंबर 8 है उसके अंदर जीएफआर एक हमारी किताब है, राइट, जनरल फाइनेंशियल रूल्स। तो उसके चैप्टर नंबर 6 के बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने दोस्तों रूल नंबर 161 तक पढ़ लिया था, राइट, जो था एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी। ठीक है, एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, राइट। इसको दोस्तों कई बार जो है ओपन टेंडर इंक्वायरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले अपने थोड़ा सा रिवीजन करेंगे 5 मिनट चैप्टर 6 का, जो क्या क्या पढ़ा है अपनों ने। इसके बाद दोस्तों अपने रूल नंबर 162 से 100 ऑन आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन। इसकी चैप्टर का नाम आपको पता है, ये प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 143 का दोस्तों आपको एक्सक्लूड वाला याद रखना है, बीपीपी लाइब्रेरी के अंदर। इसके बाद दोस्तों कुछ नियम अपनों ने पढ़े हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो भी आप पब्लिक बाइंग करते हो तो ये सारे प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनसे सवाल कैसे पूछेगा, आपको 4 दे देगा कोई सा भी, ठीक है, किसी के अंदर नोट लगा देगा, केयर शुड नॉट बी टेकन, नोट लगा देगा तो गलत हो जाएगा, तो बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, या दे देगा पहला दूसरा गलत है, तीसरा चौथा गलत है। इस प्रकार के सवाल भी पूछे गए हैं। तो आपको दोस्तों लाइन टू लाइन क्या है, सारी चीज़ें पढ़नी ही है और जो जो इंपॉर्टेंट है उसको तो खास ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया 144। इसके बाद देखिए दोस्तों 145, 146, 147 इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। ठीक है, जिसमें बताया था कि सारी मिनिस्ट्रीज़ को क्या है, पावर दी गई है किसी भी प्रकार की परचेजिंग के लिए। ठीक है, और जो भी सामान जेम पर अवेलेबल है जेम से प्रोक्योर करो। 149 इंपॉर्टेंट था, 3 डेटा आपको याद रखने हैं, एज वेल है जेम एसपीवी के बारे में चर्चा थी। और दोस्तों 2 जो फैक्ट थे, अच्छे फैक्ट जो थे वो यहाँ लिखे हुए थे। ठीक है, कि आप जो भी प्रोक्योरमेंट करते हो, ठीक है, तो मिनिस्ट्रीज़ जो भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री प्रोक्योरमेंट करती है तो जो अवेलेबल है जेम पे अवेलेबल जेम से करे। क्रेडेंशियल ऑफ सप्लायर जो क्या है वो जेम एसपीवी चेक करेगा और जो रीजनेबिलिटी ऑफ रेट है वो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी करेगी। 3 डेटा आपको याद रखने हैं, 25,000, 25,000 से 5 लाख और 5 लाख से अबव। ठीक है, ये हुआ कैपेक्स मॉडल। ओपेक्स मॉडल दोस्तों आपको पता होना चाहिए। कैपेक्स मतलब सी कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार करके सामान ले आओ, बाद में खुद उसकी मेंटेनेंस करो, जब वो खराब हो जाए जब उसकी ऑक्शन वगैरह कर दो। ओपेक्स मॉडल में दोस्तों सप्लायर प्रोवाइड करेगा, मेंटेनेंस करेगा, सारी चीज़ें करेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स आपकी जब खत्म हो जाएगी तो उसको उठा के भी ले जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स की बात आएगी। अब ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर जो है आपकी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी आप जब पढ़ोगे आज तो उसके अंदर रूल नंबर 150 की चर्चा होगी। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, कुछ सप्लायर जो है रजिस्टर्ड रहते हैं ऑलरेडी, राइट, तो वो अपने, मैं जब रूल नंबर 162 बताऊंगा आपको तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों डिबार कब कर सकते हो, 3 साल और 2 साल की सजा, मतलब डिबारमेंट का प्रावधान है। 2 साल कब, जब इंटीग्रिटी ब्रीच हो, 3 साल कब, जब ये दोनों चीज़ें वो करता हो। ठीक है, 151 हुआ। इसके बाद देखिए दोस्तों 153 देखोगे तो कुछ रिजर्व आइटम है जो आपको पर्टिकुलर इन्हीं संस्थाओं से खरीदने हैं। ठीक है, तो कुछ नियम कानून इनके बनाए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों 154 इंपॉर्टेंट था कि जो सामान जेम पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपको ख़रीदना है, ऑफलाइन ख़रीदना है, तो उस केस के अंदर आप ये सारे अपना सकते हो। 50,000 और 1 लाख लिमिट जो है कुछ मिनिस्ट्रीज़ के लिए, 50,000 सिंपल मिनिस्ट्री के लिए, 1 लाख कुछ इन मिनिस्ट्रीज़ के लिए जो ये वाली है, साइंस टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस, इनके लिए आप विदाउट कोटेशन खरीद सकते हो सामान 50,000 और 1 लाख। और दोस्तों परचेज कमेटी से कब खरीदोगे, जब इनसे लिमिट एक्सीड करेगी, अबव 50,000 एंड अबव 1 लाख एंड अप टू 10 लाख, राइट। तो ये चीज़ हो गई। परचेज कमेटी के अंदर कितने मेंबर होंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और परचेज कमेटी ही क्या करेगी दोस्तों, मार्केट का सर्वे करेगी, जो रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स है, क्वालिटी है आइटम की, वो सारी चीज़ें चेक करेगी। तो ये सारा तामझाम क्या है, जो आपकी परचेज कमेटी है वही करेगी। ठीक है, 155 हो गया, 156 डिलीट था, 157 वही बता दिया कि आपको स्प्लिट नहीं करनी है चीज़ों को। ठीक है, जब भी आप डिमांड करते हो, जब भी आप प्रोक्योरमेंट करते हो, स्प्लिट आपको नहीं करना है। ठीक है, स्प्लिट करते हो तो लोअर अथॉरिटी की सैंक्शन में आ जाएगा, वैसा आपको नहीं करना है। ठीक है, 158 के अंदर दोस्तों बता दिया, जब भी आप ऑब्टेन करते हो बिड्स को, ठीक है, जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तो आप बिड डालोगे। ठीक है, तो बिड डालने के दोस्तों कई सारे मेथड है। इसमें बोल दिया जो आप ऑफलाइन काम करते थे, जो विदाउट कोटेशन वाले और कमेटी वाले, उनको छोड़ के, ठीक है, उनको छोड़ के, एक्सेप्ट इन केसेस कवर्ड अंडर 154, 155, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शैल प्रोक्योर गुड्स अंडर द पावर रेफर टू इन रूल 147 के अंदर बोल दिया था, सारे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज को पावर दी गई है। ठीक है, तो वो दोस्तों जब भी बिड डालेंगे, फॉलोइंग बाय द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग, बिड जब डालेंगे तो दोस्तों इन तरीक़ों से बिड डाली जा सकती है।
ठीक, इन तरीक़ों से दोस्तों क्या है, बिड डाली जा सकती है। कौन कौन से हैं, एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, एटीई, एलटीई, एटीई एलटीई, एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, एलटीई मतलब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, टू स्टेज बिडिंग, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, और दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, जिसको आरए भी बोला जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन दोस्तों आपके सीपीपीपी जो आपका पोर्टल है, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, और आपके जेम पर भी क्या है, ये सारे अवेलेबल हैं, ये सारे ऑप्शंस। ठीक है, आप इनके जरिए क्या है, बिड डाल सकते हो। अलग अलग दोस्तों इसके अंदर अमाउंट है, मॉनेटरी वैल्यू के अंदर डिफाइन किया हुआ। मान लो 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा अगर आइटम परचेज करना है तो आप एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के तहत ही करोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों एडवर्टाइजमेंट देना इसमें आपको पड़ता है, और एडवर्टाइजमेंट जब आप देखो, ज़्यादा पब्लिसिटी जब करोगे टेंडर की तो ज़्यादा सप्लायर आएंगे, ज़्यादा सप्लायर आएंगे तो दोस्तों कंपटीशन बढ़ेगा, तो आप अच्छा सामान सस्ते दाम में इकोनॉमिक रेट में खरीद सकते हो। ठीक है, एक बात, लिमिटेड टेंडर दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लिमिटेड है, मतलब कुछ लिमिटेड लोगों को हम देंगे। ठीक है, तो कुछ लिमिटेड लोगों को देंगे, तो दोस्तों जो रजिस्टर्ड सप्लायर होंगे उनको आप दे सकते हो। टू स्टेज बिडिंग दोस्तों, 2 स्टेज होती है बिडिंग की। ठीक है, 2 बिड दोस्तों होती है, एक होती है आपकी टेक्निकल बिड, एक होती है आपकी फाइनेंशियल बिड। एक होती है दोस्तों आपकी टेक्निकल बिड, एक होती है दोस्तों आपकी फाइनेंशियल बिड। टेक्निकल बिड के अंदर दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेक किया जाता है। फाइनेंशियल बिड के अंदर दोस्तों ओनली पैसा देखा जाता है कि कौन कितना पैसे में वो सामान मुझे दे रहा है। सिंगल टेंडर इंक्वायरी दोस्तों, एक पर्टिकुलर आप सप्लायर से चीज़ें खरीद लो, उसको बोलते हैं सिंगल टेंडर इंक्वायरी। आपने टेंडर इंक्वायरी करी है एक ही बंदे से। ठीक है, मान लो दोस्तों कोई सी भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एक्सक्लूसिव आप एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो कि मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, आई एम ए टीचर, और दोस्तों जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो मात्र मैं ही दे सकता हूँ, मुझे इतना पता है। ठीक है, तो आप लोग क्या है दोस्तों, जो वीडियो देखोगे या कुछ भी कोर्स आप परचेज करोगे तो आप उन्हीं से करोगे जो आपको एक्सक्लूसिवली चीज़ें दे रहा हो। मतलब आपने जो भी प्रोक्योरमेंट किया वो सिंगल टेंडर से किया। ठीक है, मान लो दोस्तों कोई भी एक्स कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, जैसे मोबाइल बना रही है। ठीक है, तो वो वही मोबाइल बनाएगी, उसके जो मोबाइल के पार्ट्स हैं वो उसी के पास मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या हुआ आपका, वो हो गई आप सिंगल टेंडर इंक्वायरी। इसके अंदर दोस्तों आपको एक पीएसी देना पड़ता है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वो अपनी पढ़ेंगे सिंगल टेंडर इंक्वायरी के। एक आपका आ गया इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। ठीक है, तो मोटा मोटा दोस्तों मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब डिटेल में डिस्कशन अब इन पैराज के अंदर अपने करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ई पब्लिशिंग देख लेते हैं। ई पब्लिश का मतलब क्या हुआ, आपको डॉक्यूमेंट को पब्लिश करना है, टेंडर डॉक्यूमेंट को, सारी चीज़ों को किस पे, सीपीपीपी पोर्टल पे। राइट, आपको क्या करना है, सारे जो आपके दोस्तों जो डॉक्यूमेंट होंगे, राइट, इज मैंडेटरी फॉर ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके ऑफिसेज पब्लिश करने दिन के जिनकी टेंडर इंक्वायरी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है सीपीपीपी पे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें बता रखा है कि आप ई पब्लिशिंग से बच भी सकते हो अगर ऐसा केस आपके पास हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये अपनों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। इसके बाद दोस्तों ई प्रोक्योरमेंट बता दिया कि सारी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को क्या करना है, ई प्रोक्योरमेंट करना है। ठीक है, इसके अंदर भी दोस्तों छूट दी गई है, अगर ऐसा कुछ हो तो वो मान लो जिसके पास ई प्रोक्योरमेंट अवेलेबल नहीं है तो वो एनआईसी के द्वारा डेवलपमेंट वो चीज़ कर सकता है। ठीक है, और दोस्तों ई प्रोक्योरमेंट से बच भी सकता है अगर वो उसको नेशनल सिक्योरिटी वगैरह ये मामला हो तो। इसके बाद दोस्तों अब एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, जो बिड आप ऑब्टेन करते हैं उसके बहुत सारे मेथड हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो देखिए दोस्तों, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के अंदर क्या होगा, इन एक्सेप्शन को छोड़ दो आप। 154-55 में आपको पता है विदाउट कोटेशन वाला, कमेटी वाला। 162 के अंदर है आपका लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, और 166 के अंदर है सिंगल टेंडर इंक्वायरी। राइट, तो इन सबको छोड़ दो, बाकी जो भी आपको काम करना है, अगर 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा का अगर प्रोक्योरमेंट आपको करना है तो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के तहत आप करोगे। ठीक है, इसके बाद है जो एडवर्टीजमेंट आपको देनी है वो किन पे देनी है, इन पोर्टल्स पे देनी है, जेम पर देनी है। या तो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल आपको बता दिया, एक आपको क्या है जेम का बता दिया, और ऑर्गेनाइजेशन की खुद की वेबसाइट है तो उस पर भी इसको आपको क्या है एडवर्टाइजमेंट डालनी पड़ेगी। राइट, अगला है द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो पोस्ट द कंप्लीट बिडिंग डॉक्यूमेंट, मतलब सारे बिडिंग डॉक्यूमेंट भी डालेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के बारे में भी इसमें बताया गया है। अगर आपको कोई ऐसा प्रोक्योरमेंट चाहिए जो आपके कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है तो आप ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, और ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के दोस्तों क्या है, जो ई प्रोक्योरमेंट्स है इससे छूट दी गई है। ई प्रोक्योरमेंट के बिना भी आप ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी कर सकते हो। और दोस्तों अगले में बता दिया कि 200 करोड़ रुपया तक क्या है, आपको 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अगर प्रोक्योरमेंट करना है तभी आप ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी करोगे, इससे नीचे आप नहीं कर सकते। इससे नीचे भी अगर आप 200 करोड़ से नीचे भी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी कर सकते हो, बशर्ते आपको कुछ इसके रीजंस का जो है जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी
एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी की, ठीक है। तो अब इसके अंदर बता दिया कि भाई जो बिड है आपको सबमिट करने के 3 हफ्ते, और जो एब्रॉड वगैरह की बिड्स हैं, ठीक है, एब्रॉड से अगर बिड लेनी है आपको तो आपको 4 हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ डेटा आपके हो गई। और दोस्तों बता दिया इसमें कि कोई भी टेंडर कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी अगर आप डाउनलोड करते हो बिडिंग के डॉक्यूमेंट को, ठीक है। टेंडर कॉस्ट कुछ दोस्तों कुछ नहीं होती। जब भी टेंडर इशू होता है तो पहले जो क्या होता था, ऑफलाइन जब टेंडर आते थे तो जब जो भी टेंडर लेके जाता था तो एक मिनिमम अमाउंट जो है 100, 200, 500, 1000 रुपया जो है टेंडर कॉस्ट ले ली जाती थी एज ए डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे, ठीक है। ऑनलाइन चीज़ें हो गई तो क्या है, इनसे किसी भी प्रकार का टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा 161 नंबर। एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी आपको समझ में आया, 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा। इसी के अंदर दोस्तों एडवर्टीजमेंट इसकी देनी है, कहाँ देनी है, ये पोर्टल आपको बता दिए। इसके बाद दोस्तों बता दिया आपका ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी कब करनी है, कब नहीं करनी है। कब नहीं करनी है तो किस केस में वो कर सकते हैं जहाँ पे नहीं करनी थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको टेंडर कॉस्ट और आपको बता दिया कि भैया कितने टाइम के अंदर आपको बिड जो है सबमिट करनी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें क्लियर हुई आपको। अब अगला चलते हैं दोस्तों अपने, अगला है आपका, अगला है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, ठीक है। जैसे दोस्तों 161 के अंदर एडवर्टीजमेंट करके आपको क्या था, टेंडर लेना था, बिडिंग लेनी थी, बिड्स लेनी थी, ठीक है, आपको गुड्स परचेज करना था एडवर्टीजमेंट करके। इसके अंदर दोस्तों लिमिटेड दे दिया तो मतलब कुछ लिमिटेड लोगों को आप दोगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आई। अब देखते हैं इसका डिटेल डिस्कशन क्या है। दिस मेथड मे बी अडोप्टेड व्हेन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड इज़ अप टू रुपीज़ 25 लाख। अब उसमें क्या था दोस्तों, 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा का जो है ATE से करोगे आप, ठीक है। अब दोस्तों अगर 25 लाख तक है, इसमें बोल दिया, ठीक है, 25 लाख तक है दोस्तों, तो आपको क्या है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी आप कर सकते हो, ठीक है। तब मेथड में भी अडोप्टेड में भी है दोस्तों, यहाँ पे मस्ट या मैंडेटरी रूप नहीं लिखा, ठीक है, में भी लिखा है, मैंडेटरी नहीं लिखा, राइट। तो क्या है, दिस मेथड में भी अडोप्टेड व्हेन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड इज अप टू रुपीज़ 25 लाख। 25 लाख तक तो क्या है, अगर सामान की वैल्यू है तो आप लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कर सकते हो। Copies of the bidding document should be sent directly by speed post, registered post, courier, email to firms which are borne on the list of the registered supplier for the goods in question as referred above 150। अब दोस्तों 150 के अंदर क्या है, रजिस्ट्रेशन और सप्लायर की बात थी। अब एडवर्टीजमेंट के अंदर ऐसी कहीं बात नहीं लिखी गई थी कि आप पर्टिकुलर कुछ लोगों को, रजिस्टर्ड लोगों को क्या है टेंडर डॉक्यूमेंट भेजोगे, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि जो भी आपका बिडिंग डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आपको सामान परचेज करना है, उससे रिलेटेड सारे स्पेसिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट जो है आप डायरेक्टली उन रजिस्टर्ड सप्लायर्स को भेजोगे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, स्पीड पोस्ट से या कोरियर ईमेल से, ठीक है। जो रजिस्टर्ड सप्लायर है आप उन्हीं को दोगे, और इसी के नाम से क्या है दोस्तों, इसका नाम हो गया लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी बातें हैं। अगला है द नंबर ऑफ सप्लायर फर्म्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी मोर देन 3। अगला फैक्ट ये आ गया कि कम से कम 3 सप्लायर तो होंगे ही। जब भी दोस्तों आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हो रजिस्टर्ड सप्लायर को, तो कम से कम क्या है, कम से कम दोस्तों द नंबर ऑफ सप्लायर फ्रॉम विच लिमिटेड शुड बी मोर देन 3 एफर्ट शुड बी मेड टू आइडेंटिफाई हायर नंबर ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर। मतलब कम से कम दोस्तों 3 सप्लायर तो उसके अंदर होने ही चाहिए। इसका मतलब क्या, कम से कम आप 5-7 लोगों को तो भेजोगे, ठीक है। तभी तो क्या है, मान लो 2-3 इंटरेस्टेड नहीं हो तो कम से कम 3 लोग तो कम से कम आपके पास बचें जो आपको सामान सप्लाई देने के लिए राजी हों, ठीक है। और एफर्ट आपको क्या डालने हैं, शुड बी मेड टू आइडेंटिफाई हायर नंबर ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर टू ऑब्टेन मोर रेस्पॉन्सिव बिड्स ऑन द कम्पिटिटिव बेसिस। और आपको ये एफर्ट डालने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूव्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड सप्लायर आपके पास हों और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या हैं बिड्स आएँ। आपको दोस्तों कुछ सामान चाहिए, आपने बिड डाली, रजिस्टर्ड सप्लायर्स को भेज दी, 1 2 3 4 5 6, ये दोस्तों जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा ये रिस्पॉन्ड करेंगे और उतना ही ज़्यादा आपके पास मौका होगा कि आप अच्छे से अच्छा सामान सस्ते से सस्ते दाम में खरीद सकते हो, ठीक है। इजी बातें हैं। अगला है फ्रेंड्स, अगला देखिए, फर्दर एन ऑर्गेनाइजेशन शुड पब्लिश इट्स लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी ऑन CPPP एज पर रूल 159। ठीक है दोस्तों, 159 जो आपका रूल था वो किसके बारे में था, ई पब्लिशिंग के बारे में था, ठीक है। तो रूल नंबर 159 के हिसाब से आपको क्या करना है, पब्लिश भी करने हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब दोस्तों जो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी थी उसमें एडवर्टीजमेंट शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है, एडवर्टीजमेंट शब्द का प्रयोग, राइट, कि आपको एडवर्टीजमेंट देनी है। एडवर्टीजमेंट दोस्तों जो शब्द था उसका ये मान सकते हो कि उसका मोटिव ये था कि आप किसी पर्टिकुलर सप्लायर को नहीं भेज रहे हो वो बिडिंग डॉक्यूमेंट। उस एडवर्टीजमेंट का मतलब ये था कि ओपनली कोई भी आके इसमें भाग ले सकता है, ठीक है। और दोस्तों
जो आपकी एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी थी उसमें भी क्या है, आप सारे डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश कर रहे थे इन पोर्टल्स पे, ये यहाँ पे देखो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इन सच केसेस। अब दोस्तों एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लिखा है इसने कि ये सारे जो है आपको इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों कुछ सिमिलर सी बातें जो क्या हैं यहाँ पे लिखी गई है। फर्दर एन ऑर्गेनाइजेशन शुड पब्लिश इट्स लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी ऑन CPPP पोर्टल, ठीक है। 159 के अंदर भी बोला गया है कि आपको सारे जो है आपकी इंक्वायरी जो है टेंडर की वो पोर्टल पे डालनी है। अपार्ट फ्रॉम CPPP द ऑर्गेनाइजेशन शुड पब्लिश द टेंडर इंक्वायरी ऑन द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री वेबसाइट। उनकी खुद की मिनिस्ट्री पे भी आपको क्या है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने पड़ेंगे, उनकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होगा लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। अगला है द अनसॉलिसिटेड बिड्स शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अब दोस्तों ऊपर बोल ही दिया कि रजिस्टर्ड सप्लायर से सामान लेना है, तो आप अनसॉलिसिटेड बिड क्यों लोगे? अनसॉलिसिटेड का मतलब क्या है, जो अनट्रस्टफुल हो, अनवर्दी हो, जो किसी काम की नहीं है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है, ठीक है। जो रजिस्टर्ड है, जहाँ से अच्छा सामान आएगा, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उन्हीं सप्लायर से आप ये सब चीज़ें करोगे, ठीक है। However, Ministry Department should evolve a system by which interested firms can register and bid in next round of tendering, ठीक है। तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं कि जिससे इंटरेस्टेड फर्म जो है रजिस्टर कर सकती है जब बिड का नेक्स्ट राउंड जब होगा टेंडरिंग के अंदर, ठीक है। तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, परचेज थ्रू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में बी अडॉप्टेड इवन वेयर द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रोक्योरमेंट इज मोर देन ₹25 लाख इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब दोस्तों पहले बोल दिया 161 में जो ATE है, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, इसके अंदर बोल दिया कि 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा सामान जो है आप एडवर्टीजमेंट से खरीदोगे, मतलब ATE के मेथड से खरीदोगे। अब दोस्तों ये मेथड है ओनली, ठीक है, ATE के मेथड से खरीदोगे। अब इसके अंदर बोल दिया 3 नंबर पॉइंट में 162 के कि अगर 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा है, जैसा कि कंडीशन ATE के अंदर थी, आप वो सामान जो है वो LTE से भी खरीद सकते हो, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी से, ठीक है। क्यों, कैसे खरीद सकते हो, कौन से हालात आपके पास होने चाहिए? तो दोस्तों हालात अगर ऐसे बनते हों कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट सर्टिफाइज दैट द डिमांड इज़ अर्जेंट। दोस्तों जो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी है उसके अंदर थोड़ा सा समय लगता है, इस लाइन का मतलब मैं ये निकालना चाह रहा हूँ या ये मतलब निकला है इसका, ठीक है। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के अंदर दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है सामान को आने में, प्रोक्योरमेंट को आने में, जो भी आप टेंडर डालते हो किसी को एक्सेप्ट करने में, बिड देने में 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का टाइम, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों ATE थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग के साथ ऐसा भी है कि हाँ वो ओपनली कोई भी उसके अंदर भाग ले सकता है, तो आपको क्या है ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर आप सामान उसके अंदर परचेज करते हो, मोस्ट इकोनॉमिक रेट के अंदर आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों LTE के अंदर तो आपने क्या है रजिस्टर्ड सप्लायर को इस चीज़ें भेजी है, ठीक है। जितने भी 4-5 लोग थे, राइट, उनमें से कम 3 तो होने ही चाहिए जो सप्लाई आपको करते हो, राइट। तो अगर दोस्तों ऐसा आ गया 25 लाख से ऊपर का सामान है और वो अर्जेंट बेसिस पे आपको चाहिए, तो LTE से खरीद लो। वो देख लो 25 लाख का सामान, 25 लाख से ऊपर मान लो 30 लाख का सामान है, तो कौन सी फर्म दे रही है उसको डायरेक्ट आप भेज दो 3-4 फर्म को, ठीक है। तो वो जल्दी आप कंक्लूड कर सकते हो वो टेंडर, राइट। तो ये चीज़ इसके अंदर बोल दी, ठीक है। तो ऐसे हालात अगर हो जाए, अगर अर्जेंट बेसिस पे हो या कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो ATE के अंदर, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप LTE कर सकते हो। अगर ATE के अंदर दोस्तों एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो या दोस्तों आपको अर्जेंट बेसिस पे सामान चाहिए तो LTE से खरीद सकते हो, ठीक है। अगला है द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट शुड ऑल्सो पुट ऑन रिकॉर्ड द नेचर ऑफ द अर्जेंसी बाय प्रोक्योरमेंट कोड नॉट बी एंटिसिपेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट दोस्तों उनको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि किस टाइप की अर्जेंसी थी और ऐसे कारण बताओ कि जिस वजह से इस प्रोक्योरमेंट को एंटिसिपेट नहीं किया गया, जिस वजह से आप LTE के अंदर खरीद रहे हो ना कि ATE के अंदर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों LTE के अंदर नुकसान भी तो हो सकता है आपको। मान लो कोई 30 लाख का सामान था, ठीक है, सेम स्पेसिफिकेशन है, अगर आप LTE के अंदर खरीदते हो, जो रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, ठीक है, वो उसको दे रहे हैं 30 लाख के सामान को 30 लाख के अंदर ही दे रहे हैं मान लो, ठीक है। और मान लो तो ATE के अंदर वो अगर आप डालते हो वो सामान को, तो हो सकता है वो 29 लाख में आ जाए, 29,50,000 में आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्या है चीज़ें हो सकती है, राइट। अगला देखते हैं दोस्तों, देयर आर सफिशिएंट रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंडिकेटिंग दैट इट विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोक्योर द गुड्स थ्रू ATE। तो दोस्तों सफिशिएंट रीजंस भी डालने पड़ेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि हाँ ATE से हमने क्यों नहीं खरीदा, LTE से क्यों खरीदा है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में ज़्यादा फायदेमंद था इसलिए हमने LTE से खरीद लिया, ठीक है। अगला है द सोर्सेज ऑफ सप्लाई आर डेफिनेटली नोन। दोस्तों LTE से जब खरीदोगे तो सप्लायर रजिस्टर्ड हैं, तो आपको जो सोर्सेज होंगे वो भी डेफिनेटली नोन ही होंगे। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश सोर्स बियॉन्ड दोज बीइंग टैप्ड इज रिमोट। और दोस्तों एक तो हो गया फ्रेश सोर्स का मतलब क्या है, जो ATE के अंदर आपके पास आते हैं फ्रेशली, ठीक है।
दोस्तों LTE के अंदर तो वही लोग आएंगे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिनसे आपने पहले डील करी हुई है। तो आपको दोस्तों ऐसा लगा होगा कि जो फ्रेश सोर्स जो हैं आपको जो ATE के अंदर आने थे वो क्या थे, वो रिमोट थे, वो दूर थे, ठीक है। LTE के अंदर तो आपके नॉन होंगे, सारी चीज़ें आपकी जल्दी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर बता दिया कि ये रीज़न भी है कि हाँ LTE के अंदर आपने इसलिए किया है क्योंकि ATE के अंदर के जो रिसोर्स थे वो दूर थे, दूर मतलब ज़्यादा टाइम ले रहे थे, ठीक है। XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। अगला है सफिशिएंट टाइम शुड बी अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी केसेस। अब दोस्तों इसके अंदर बोल दिया कि हाँ जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, सफिशिएंट टाइम जो है दिया जाएगा बिड्स को सबमिट करने के लिए भी। ऐसा नहीं है आज आप बिड डालो, कल बोल दो रजिस्टर्ड सप्लायर को कि हाँ भैया इसके अंदर आप फटाफट हमें बिड दे दो, हमें तो जल्दी अर्जेंट है, ये नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे ATE के अंदर दोस्तों 3 हफ्ते 4 हफ्ते का टाइम था, इसके अंदर भी सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, लेकिन इस टाइम के बारे में पर्टिकुलर हमें नहीं बताया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी, ये चीज़ हो गई दोस्तों आपका रूल नंबर 162 कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों 2 चीज़ें अपनों ने पढ़ ली, ठीक है। ATE पढ़ लिया, एक दोस्तों LTE पढ़ लिया, राइट। ATE के अंदर दोस्तों 25 या 25 लाख से ज़्यादा का सामान, ठीक है। ATE के अंदर 25 या 25 से ज़्यादा का सामान, एडवर्टीजमेंट करना है आपको, डोल नगाड़े बजा के सामान खरीदना है, ठीक है। और CPP पोर्टल वगैरह पे पब्लिश तो आपको करना ही है, राइट। LTE के अंदर दोस्तों थोड़ा सा आपको क्या है, लिमिटेड हो जाना है, लिमिटेड लोगों को भेजोगे, लिमिटेड लोगों से ही आप क्या है बिडिंग आपको लेनी है, ठीक है। इसके अंदर भी दोस्तों कैसे 25 या 25 से ज़्यादा आप सामान खरीद सकते हो, बशर्ते आपके पास कुछ ग्राउंड हो, अर्जेंसी का ग्राउंड हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मेन जो बेसिक डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया और अच्छा आपको लगा होगा इसके अंदर, ठीक है। अगला है दोस्तों 163 के अंदर। अब 163 और जो 164 है ये दोस्तों थोड़े से मिलते जुलते हैं। हमारे जो ऊपर जो बिडिंग का जो हमें सिस्टम बताया था, ये देखिए यहाँ पे कि बिड आप ऐसे कर सकते हो, तो इसके अंदर दोस्तों 2 स्टेज बिडिंग है, ठीक है। इसके अंदर क्या है दोस्तों आपकी 2 स्टेज बिडिंग है, राइट, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 2 स्टेज बिडिंग है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 2 स्टेज बिडिंग से पहले इन्होंने 2 बिड सिस्टम के बारे में भी बताया है। तो दोस्तों मोटी मोटी बात अगर आपको बताऊं तो डिफरेंस इसके अंदर क्या है। 2 बिड सिस्टम का मतलब क्या है, एक टेक्निकल बिड है, एक फाइनेंशियल बिड है, ठीक है। एक टेक्निकल बिड है, एक दोस्तों फाइनेंशियल बिड है, राइट। 2 स्टेज बिडिंग का मतलब है 2 स्टेजेस हैं, पहले टेक्निकल खुलेगी, जो टेक्निकल में पास हो जाएगा वो फिर क्या है दोस्तों वो फाइनेंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसा मान लो जो पार्ट 1 में पास हो गया वही तो पार्ट 2 में बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 को क्या है दोनों पेपर 9 पेपर एक साथ ही ले लिए, ठीक है। 9 पेपर दोस्तों क्या है एक साथ ही ले लिए, राइट। पहले पार्ट 1 ले लिया और उसके साथ साथ क्या है दोस्तों पार्ट 2 भी ले लिया। इसके अंदर क्या है जो पार्ट 1 के अंदर बैठा है वही पार्ट 2 के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में क्या है अभी आपको पढ़ के बताता हूँ, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी आएगी। अगला देखिए दोस्तों 2 बिड सिस्टम, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। 2 बिड सिस्टम दोस्तों 2 बिड सिस्टम जो है इसके अंदर क्या है साइमल्टेनियसली रिसिप्ट ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल बिड्स। और दोस्तों साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है दोस्तों 2 चीज़ें एक साथ चलें, ठीक है। 2 चीज़ें जब दोस्तों एक साथ चलती है तो वो क्या है वो उसको बोलते हैं ये साइमल्टेनियस है, ठीक है। तो ये दोस्तों जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी, जो जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 11th 12th में, उनको ये शब्द अच्छे से पता कि साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है दोस्तों, जब 2 चीज़ें एक साथ चलती है तो उनको क्या है उनको बोलते हैं साइमल्टेनियस, या केमिस्ट्री में था जो साइमल्टेनियस रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो ये आगे आपकी 2 बिड सिस्टम के अंदर क्या है आपको टेक्निकल बिड एज वेल एज फाइनेंशियल बिड जो है एक साथ मिलेंगी, ठीक है। ये आएगी कैसे दोस्तों वो पूरा प्रोसीजर इसके अंदर बताया गया है। तो देखिए फॉर परचेजिंग हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नेचर बिड्स में बी ऑब्टेन्ड इन 2 पार्ट्स एज अंडर। अगर दोस्तों आपको हाई वैल्यू प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, कोई कॉम्प्लेक्स कोई मशीनरी है जिसका टेक्निकल एस्पेक्ट जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मान लो दोस्तों आपको कोई भी ऐसी चीज़ मान लो, कोई भी प्लांट या कोई भी मशीनरी मान लो, प्लांट है आपका वाटर प्यूरीफायर का प्लांट है, ठीक है, आरओ का प्लांट आपको लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों हाई वैल्यू प्लांट है ये, मान लो इसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा बैठने वाला है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो टेक्निकल है, मान लो वाटर का जब आरओ का प्लांट आप लगाओगे तो आपको देखना है कि कहाँ से गंदा पानी आएगा, ठीक है। फिर दोस्तों उसके अंदर क्या है बहुत सारे चैम्बर्स लगेंगे, फिल्टर्स लगेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों इसकी टेक्निकलिटी जो है मान के चलो कि ये थोड़ी सी मुश्किल है,
ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या है, आप टू बिड सिस्टम अपनाते हो, ना कि एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी या फिर आप लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के थ्रू करते हो। ठीक है। कोई भी आपका दोस्तों हाई वैल्यू प्लांट है, कोई मशीनरी है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जिसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट जो है आप इतने अवेयर नहीं हो उनसे, ठीक है, तो आप दो पार्ट के अंदर बिड को लेते हो। ठीक है। दो पार्ट के अंदर कौन कौन से, पहला है तो है दोस्तों आपका टेक्निकल बिड कंसिस्टिंग ऑफ ऑल टेक्निकल डिटेल्स अलोंग विद द कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है। पहला है दोस्तों आप टेक्निकल बिड लेते हो जिसके अंदर उसकी सारी टेक्निकल डिटेल्स होंगी। ठीक है। अलोंग विद कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस, सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। ठीक है। टेक्निकल बिड दोस्तों देता कौन है, बिडर देता है, जो बोली लगाने वाला है। एक हो गया दोस्तों आपका बायर, एक हो गया दोस्तों आपका सप्लायर। आपने दोस्तों क्या है, इंक्वायरी करी, ठीक है, टेंडर इंक्वायरी करी कि आपको ये प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, आपने बिड डाल के छोड़ दी। इसके बाद दोस्तों सप्लायर उसको देखेगा, जो जो इंटरेस्टेड होंगे तो वो टेक्निकल बिड देगा कि हाँ ये सामान मैं दूंगा, ऐसी ऐसी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। दोस्तों मैं एमईएस के केस में अगर बात करूँ, मान लो कोई भी आपको बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, कहीं पे भी बिल्डिंग बनानी है, राइट, उसके अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट उसका मानते हैं X रुपया है, तो इसके अंदर भी दोस्तों क्या है, एक टेक्निकल बिड होगी। ठीक है। टेक्निकल बिड का मतलब क्या होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्या करेगा, ये बताएगा कि हाँ इतना इसके अंदर ईंटें यूज़ होगी, इतना इसके अंदर ट्यूबलाइट्स लगेगी, इतने इसके अंदर खिड़की होंगे, इतने दरवाजे होंगे, इतना इसका लोहा लगेगा, ठीक है, वगैरह वगैरह, जो भी इसके टेक्निकल एस्पेक्ट हैं वो चीज़ें आपको बताएंगे। ये जब हो जाएगा पूरा, तो इसके बाद क्या है, उससे वैल्यू पूछेंगे, हाँ भाई कितने में काम करेगा, वो कहते हैं मैं तो 40 लाख रुपए में करूँगा ये सारा काम। ठीक है। तो वो क्या होगी, आपकी फाइनेंशियल बिड होगी। तो ऐसा ही दोस्तों एमईएस को छोड़ के आप सिंपल किसी भी आप प्रोजेक्ट के बारे में बात करो, सिंपल जब आप प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हो, कोई भी प्लांट या कोई भी मशीनरी के बारे में बात करते हो, तो उस केस के अंदर दोस्तों टेक्निकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है, उसके जो भी उस काम करे वो टेक्निकलिटी हो। जैसे कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, तो वो कितनी इसकी स्पीड है, रैम कितनी है, मतलब वो उसकी क्या है, टेक्निकल एस्पेक्शन होगी। दूसरा दोस्तों फाइनेंशियल बिड इंडिकेटिंग आइटम वाइज प्राइस फॉर द आइटम्स मेंशन्ड इन द टेक्निकल बिड। अब दोस्तों टेक्निकल बिड के अंदर मान लो कोई भी मशीन है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होंगे, 50 पार्ट होंगे। आरओ प्लांट है तो मान लो उसके अंदर 50 पार्ट हैं, ठीक है, पानी कैसे कैसे करके आएगा, तो उसके जो हर एक आइटम की वैल्यू जो है, ठीक है, वो और एज वेल एज इसका पूरा टोटल होगा, तो वो कितने में वो सप्लायर काम करके देगा, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिड। ठीक है। टेक्निकल बिड एज वेल एज फाइनेंशियल बिड, ठीक है, ये टू बिड सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे ये होगी चीज़ें। द टेक्निकल बिड एंड द फाइनेंशियल बिड शुड बी सील्ड बाय द बिडर इन ए सेपरेट कवर्स। अब दोस्तों ये टेक्निकल बिड है, ये एक लिफाफे में डाल दी, और एक ये फाइनेंशियल बिड है, ये एक लिफाफे में डाल दी। ठीक है। शुड बी सील्ड बाय द बिडर इन ए सेपरेट कवर्स डुली सुपर सब्सक्राइब, ऊपर लिख दिया ये टेक्निकल बिड है, ये फाइनेंशियल बिड है। ठीक है। सुपर सब्सक्राइब का मतलब इनके ऊपर लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया टेक्निकल बिड, ये हो गया दोस्तों फाइनेंशियल बिड। ठीक है। एंड बोथ दी सील्ड कवर्स आर पुट इन ए बिगर कवर, और दोनों को क्या कर दिया, एक बड़े कवर के अंदर डाल दिया। ठीक है, राइट, पुट इन ए बिगर कवर विच शुड ऑल्सो बी सील्ड, इसको भी सील कर दिया, और ऊपर लिख दिया कि इस पूरे कवर के अंदर क्या है, जैसे आप कोरियर करते हो डाक को, ठीक है, ये टेक्निकल बिड है, इसके अंदर फाइनेंशियल बिड है, राइट। अब दो थैली दोस्तों इसके अंदर है, इस पूरे कवर के अंदर। द टेक्निकल बिड्स आर टू बी ओपनड बाय द परचेजिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एट द फर्स्ट इंस्टेंस। सबसे पहले दोस्तों क्या है, मान लो ऐसे 10 लिफाफे इनके पास आ गए, तो ये क्या करेंगे दोस्तों, 10 लिफाफों के टेक्निकल बिड्स निकालेंगे सबकी। ठीक है। 10 लिफाफों की दोस्तों क्या खोल के टेक्निकल बिड्स निकाल ली। इसके बाद क्या करेंगे वो, एंड इवैल्यूएटेड बाय द कॉम्पिटेंट कमेटी और अथॉरिटी, और उसको क्या है, टेक्निकल जो बिड होगी, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे वो सारे वो देखेंगे कि हाँ ये हमारी डिमांड फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। आरओ का प्लांट दोस्तों मुझे लगाना है, पानी साफ़ चाहिए, तो क्या इस प्रोसेस के जरिए पानी साफ़ आ जाएगा। ठीक है। मान लो मेरे यहाँ पे TDS जो है वो 2000 है, ठीक है, तो क्या जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसने दी है वो इतने क्या करेगा, फिल्टर्स लगाएगा, इतने इसके अंदर चैम्बर होंगे, ठीक है, तो क्या उससे पानी साफ़ आ जाएगा, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है दोस्तों वो देखेगी। ठीक है। तो 10 का क्या है, इन्होंने निकाल ली टेक्निकल बिड। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, दूसरी स्टेज आएगी। अब टेक्निकल बिड निकाली तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है सब सारे पास हो जाएंगे, इसमें से मान लो 4 लोग पास हो गए। ठीक है। एट द सेकंड स्टेज फाइनेंशियल बिड ऑफ ओनली दोज टेक्निकली एक्सेप्टेबल ऑफर्स शुड बी ओपनड आफ्टर इंटीमेटिंग देम द डेट एंड टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग द फाइनेंशियल बिड फॉर फर्दर इवैल्यूएशन एंड रैंकिंग बिफोर अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो दोस्तों जो 4 बंदे आपके निकले थे टेक्निकल बिड से पास होके, इन चारों को क्या डेट दे देंगे कि हाँ आपने जो है, अब दोस्तों फाइनेंशियल बिड जो है इन्होंने हाथों हाथ ले ली यहाँ पे। ठीक है। टू बिड सिस्टम के अंदर टेक्निकल और फाइनेंशियल एक लिफाफे में डाल के दे दी, टेक्निकल इन्होंने निकाली, 10 लोगों की 4 पास हो गई। ये मतलब सारे जो है पानी को साफ़ कर देंगे, आरओ का प्लांट लगाने के अंदर ये क्या है, ये कैपेबल है। लेकिन दोस्तों चारों में से सस्ता कौन लगाएगा, अब ये भी तो बात है, ये भी तो मुद्दा है। तो इन दोस्तों चारों को जो है एक डेट दे बुला लेंगे कि हाँ आज हम आपकी फाइनेंशियल बिड जो है ओपन करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इन चारों के लिफाफे जो हैं इसके अंदर जो पूरे
बड़े लिफाफे के अंदर थे, चारों के फाइनेंशियल बिड के लिफाफे निकालेंगे। तो उसमें जो देखेंगे दोस्तों, जो सबसे सस्ता जो लगा रहा होगा, एक उसको बोल रहा है कि मैं 10 लाख में लगा दूंगा, एक बोलेगा मैं 9.5 लाख में, एक बोलेगा 8 लाख में, एक बोल देगा मैं मान लो 7 लाख में। ठीक है, तो आप दोस्तों 7 लाख वाला इसके अंदर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर L1 का कुछ बताया नहीं है, मोटी मोटी चीज़ें यही होती है कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा वो जनरली दोस्तों क्या है, वो L1 ही होता है। अगर आप L2 लेते हो तो उसके भी रीजंस क्या है, आपको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एट द सेकंड स्टेज फाइनेंशियल बिड्स ऑफ ओनली दीज टेक्निकली एक्सेप्टेबल ऑफर्स शुड बी ओपनड। ठीक है, उनको इंटीमेट करते हैं और दोस्तों उनको टाइम वगैरह भी सारा दिया जाता है, राइट। एंड रैंकिंग बिफोर अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उनको रैंक दे दी जाएगी। मान लो 4 लोग थे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो ये हो गया दोस्तों आपका 163 नंबर आपका पैरा कंप्लीट। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अपने 164 भी लगे हाथ पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों 164 टू स्टेज बिडिंग, ऑब्टेन बिड्स इन 2 स्टेजेस विद रिसिप्ट ऑफ द फाइनेंशियल बिड्स आफ्टर रिसिप्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द टेक्निकल बिड्स। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है, पहले आपके पास टेक्निकल बिड ही आएगी, फाइनेंशियल बिड का कोई जिक्र ही नहीं है। जब टेक्निकल बिड आपके पास आ जाएगी, आप पूरा उसको क्लियर कर लोगे, इसके बाद उसकी क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल बिड आप वो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। 2 स्टेज बिडिंग का मतलब क्या है, ऑब्टेन बिड्स इन 2 स्टेजेज विद रिसिप्ट ऑफ द फाइनेंशियल बिड्स आफ्टर रिसिप्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द टेक्निकल बिड्स। आपने रिसिप्ट करी टेक्निकल बिड को, उसका इवैल्यूएशन किया, इसके बाद जो है आप फाइनेंशियल बिड को लोगे, राइट, ऑब्टेन करोगे। इसके अंदर देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में प्रोक्योर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट बाय द मेथड ऑफ 2 स्टेज बिडिंग। कोई भी दोस्तों मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है प्रोक्योर कर सकता है किसी भी सामान को। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट मैटर यानी जो आपको सामान परचेज करना है 2 स्टेज बिडिंग से। अब दोस्तों आप जो है 2 बिड सिस्टम से कब लेते थे, अगर ऐसी चीज़ें आपको परचेज करनी है। ठीक है, तो ऐसा ही दोस्तों कुछ ऐसा ही क्या है, मिलता जुलता यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहला तो बोल दिया, इट इज़ नॉट फिजिबल टू फॉर्मुलेट डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस और आइडेंटिफाई स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट विदाउट रिसीविंग इनपुट्स रिगार्डिंग इट्स टेक्निकल एस्पेक्ट्स फ्रॉम द बिडर। ठीक है दोस्तों, ये फिजिबल नहीं है फॉर्मुलेट करना स्पेसिफिकेशन को और आइडेंटिफाई करना की करेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, प्रोक्योरमेंट के, राइट। आपको दोस्तों कुछ भी नहीं पता है, आपने तो ये सिंपल बोल दिया कि भैया मुझे ये सामान चाहिए। ठीक है, ये आपने बस ओनली डिमांड रख दी। तो दोस्तों जो बिडर होगा वो आगे से आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देगा कि हाँ ऐसी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आपका जो है आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, आप काम खुद से नहीं कर सकते जब तक आपके पास जो है बिडर से टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं आ जाते। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या, जैसे कॉम्प्लेक्स मशीनरी थी तो आपको नहीं पता वो कैसे काम करेगी, आपने तो बता दी मुझे ये काम करना है। ठीक है, ये मुझे प्लांट लगाना है, तो टेक्निकल बिड्स के अंदर दोस्तों क्या, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे बिडर्स के द्वारा। अगला है दोस्तों, द कैरेक्टर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट इज सब्जेक्ट टू रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और मार्केट फ्लक्चुएशंस। ठीक है, जो भी दोस्तों आप प्रोक्योरमेंट करना चाह रहे हो उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी ऐसी जो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उस केस के अंदर आप ये चीज़ें करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, 2 स्टेज बिडिंग करोगे। अगला है दोस्तों, एक रीज़न और दे दिया, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट सीक्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। अगर आपको दोस्तों रिसर्च करनी है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कोई स्टडी या कोई डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप 2 स्टेज बिडिंग कर सकते हो। लेकिन कहाँ पे नहीं करोगे, एक्सेप्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन क्वांटिटीज सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश देयर कमर्शियल वायबिलिटी और टू रिकवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो इतना आप याद रख सकते हो ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकलिटी के अंदर भी दोस्तों हमें PhD तो इस पर करनी नहीं है, राइट। तो अगला देखिए, द बिडर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट डिटेल्ड सर्वे और इन्वेस्टिगेशन and undertaking comprehensive assessment of risk, cost and obligation associated with the particular procurement। तो बिडर जो है दोस्तों क्या करेगा, वो बोली लगाने वाला, वो डिटेल्ड सर्वे करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों वो पहले से ही नाप तोल के रखेंगे। अगला है द प्रोसीजर फॉर 2 स्टेज बिडिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द प्रोसीजर फॉर 2 स्टेज बिडिंग शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो 2 स्टेज बिडिंग जो होगी उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बिडिंग प्रोसेस द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शैल इनवाइट बिड्स। पहले सबसे क्या होगा दोस्तों, जो बायर होगा वो बिड्स को इनवाइट करेगा। ठीक है, किससे, थ्रू एडवर्टाइज्ड टेंडर की एडवर्टीजमेंट करके, जिसके अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट और दोस्तों उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स और कंडीशंस जो होंगी सारे, ठीक है, वो दी जाएगी
लेकिन ये प्राइस नहीं बताएंगे, बिड का प्राइस नहीं बताएंगे आप। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, विच आर एट फर्स्ट स्टेज बिड्स विच आर अदरवाइज एलिजिबल शैल बी इवेल्युएटेड थ्रू एन अप्रोप्रिएट कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट स्टेज की दोस्तों जो बिड आएगी आपके पास, जो टेक्निकल बिड आएगी उसको इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, अगला है द कमेटी में होल्ड डिस्कशंस विद द बिडर्स एंड इफ एनी डिस्कशन इज हेल्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन टू ऑल बिडर्स पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस। ठीक है, तो कमेटी अगर कोई डिस्कशन करती है तो सभी को मौका दिया जाएगा इक्वल रूप से। अगला है इन रिवाइजिंग द relevant terms and conditions of the procurement, the procuring entity shall not modify the fundamental nature of the procurement itself but may add, amend or omit any specification of the subject matter of the procurement or criteria and valuation। मतलब जो procuring entity जो है वो क्या कर सकती है, टर्म्स एंड कंडीशन को क्या है, रिवाइज भी कर सकती है। ठीक है, अब ये तो दोस्तों फर्स्ट स्टेज हो गई जो टेक्निकल बिड आपकी आनी थी। ठीक है, अगली स्टेज क्या है दोस्तों, जो सेकंड स्टेज है इसके अंदर है इन द सेकंड स्टेज ऑफ बिडिंग प्रोसेस द प्रोक्योरिंग एंटिटी शैल इनवाइट बिड्स फ्रॉम ऑल दोज बिडर्स हुज बिड्स एट फर्स्ट स्टेज वर नॉट रिजेक्टेड टू प्रेजेंट फाइनल बिड विद बिड प्राइसेस इन रिस्पॉन्स टू ए रिवाइज सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्रोक्योरमेंट। ठीक है, कुछ नहीं है दोस्तों, सबसे पहले टेक्निकल बिड आई, उसको इवेल्युएट किया। ठीक है, जो पास हो गए उनको सेकंड स्टेज में ले जाया गया। ठीक है, जो पार्ट 1 में पास हो गए उनको पार्ट 2 के अंदर ले जाया गया। ठीक है, और उनसे क्या है, उनकी जो फाइनेंशियल बिड जो है उसको पूछा गया। राइट, तो ये 2 स्टेज बिडिंग होगी। दोबारा पढ़ते हैं, इन द सेकंड स्टेज ऑफ द बिडिंग प्रोसेस द प्रोक्योरिंग एंटिटी शैल इनवाइट बिड्स फ्रॉम ऑल बिडर्स व्हिच बिड्स एट द फर्स्ट स्टेज वर नॉट रिजेक्टेड। जो पास हो गए उनको बुलाया गया टू प्रेजेंट फाइनल बिड, और बोला गया कि हाँ अपनी फाइनल बिड से प्रेजेंट करो। ठीक है, फाइनल बिड मतलब कौन सी हो गई, जो आपकी फाइनेंस की बिड ही, कितने पैसे में आप वो चीज़ें करोगे। ठीक है, अगला है दोस्तों, एनी बिडर इन्वाइटेड टू बिड but not in position to supply the subject matter of the procurement due to modification in the specification or terms and condition may withdraw from the bidding proceedings without forfeiting any bid security that he may have been required to provide or being penalized in any way by declaring his intention to withdraw from the procurement proceedings with adequate justification। अब फ्रेंड्स, लास्ट पैरा में क्या बोल रहा है, कोई भी बिडर जो है इन्वाइटेड टू बिड, जो बिड के अंदर इन्वाइटेड था बट नॉट इन पोजीशन टू सप्लाई द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोक्योरमेंट, कि जो बिड के अंदर तो था लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो सामान को सप्लाई कर सके। क्योंकि दोस्तों मॉडिफिकेशन हो गया टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। ठीक है, ये बता ही दिया ऊपर कि भाई मॉडिफिकेशन वो कर सकते हैं, तो वो दोस्तों वो विड्रॉ कर सकता है बिडिंग की प्रोसेस से विदाउट फॉरफिटिंग एनी बिड सिक्योरिटी। बिड सिक्योरिटी की दोस्तों बाद में बताऊंगा कि जब भी आप बिडिंग के अंदर भाग लेते हो तो एक सिक्योरिटी जमा करवानी आपको पड़ती है। ठीक है, तो उसको वो बिड सिक्योरिटी जो है उसको भी फॉरफिट नहीं करना है, मतलब बिना छोड़े बिड सिक्योरिटी के। ठीक है, वो फॉरफिट कर सकता है, मतलब उसको वो सिक्योरिटी जो है मिल जाएगी। he may have been required to provide or being penalized in any way by declaring his intention to withdraw from the procurement proceedings with adequate justification। ठीक है, तो वो अगर दोस्तों प्रॉपर जस्टिफिकेशन देगा, ठीक है, तो वो क्या है, उस बिडिंग की प्रोसेस से हट भी सकता है। राइट, तो ये चीज़ इसके अंदर एफ के अंदर बता दी। राइट, तो ये हुआ दोस्तों आपका 2 स्टेज बिडिंग्स। अब अगला दोस्तों लेट बिड और सिंगल टेंडर इंक्वायरी और इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन जो है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जो अपने पढ़ा है इसको एक बार मैं आपको कल और थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा, तो और चीज़ें थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी के अंदर आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों पैरे जो है थोड़े थोड़े बड़े पैरे हैं ये, और इनको दोस्तों एक साथ समअप करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अपने ट्राई करेंगे कि बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करें। राइट, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट दोस्तों जरूर से करें। कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।